सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग की 24वीं क्लास ले रहे हैं। पहले के क्लासों में आप लोगों को विभिन्न तरह की साधनाओं को करने का अभ्यास करवाया गया था, मार्गदर्शन किया गया था। ब्रह्मास्मि क्रिया योग के पूरे आध्यात्मिक विज्ञान को बतलाया गया था। आप लोगों ने अभ्यास भी किया, बहुत लोगों के बहुत अच्छे परिणाम आए, सकारात्मक रिजल्ट भी दिखे। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, तो फिर कोर्स की आगे का सत्र प्रारंभ किया जाए। जी प्रणाम, यतिन बोल रहा हूँ। पिछले कुछ समय से स्वप्न कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, लगभग डेली ही। तो क्या वो स्वप्न का दिखना, सपनों का दिखना साधना से कहीं रिलेटेड होता है क्या? नहीं, इसमें दो चीजें बताइए। स्वप्न जो दिख रहे हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं? सांसारिक प्रवृत्ति के हैं या पूर्व में आपके पूर्वज आदि जो शरीर देह छोड़ चुके हैं उनके संदर्भ में? सांसारिक हैं जी। सांसारिक स्वप्न का इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके कार्य और क्रियाविधि से संबंधित है। लेकिन यदि अगर पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं वो लोग बार बार स्वप्न में आकर कोई बात कहते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी और धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? गुरु जी, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न था। बताइए। यतीन भाई ने जैसे कहा कि जो स्वप्न में मतलब गुरुवर्य ऋषि मुनियों का कुछ स्वप्न आते हैं और वो कुछ कहते हैं, हमें समझ में नहीं आती। वो कुछ नहीं, समझाना, ऋषि मुनियों के प्रश्न आते हैं और वो कुछ वार्तालाप करते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता है। अच्छा, ठीक। तो वो एक और द्वंद्व। और एक आपका ही स्वप्न आता है, कभी कभार 2-3 बार आ चुका है, और आप भी कुछ कहते हैं, वो भी समझ में नहीं आता है। द्वंद्व हो जाता है। ठीक। मतलब कि अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि स्वप्न में जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो समझ में नहीं आती। दूसरा ये है कि समझ में आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता। तो आपकी समस्या किस तरह की है? नहीं, दृश्य और सब कुछ याद है गुरु जी, मगर वो कुछ जैसे कि कुछ तांत्रिक क्रिया है, जैसे कुछ विधि विधान है, वो बताते हैं, वो हमें समझ में ही नहीं आता मैं समझ कि गया। आपको अभी उस स्तर की मानसिक तैयारी नहीं हुई है जो वो ज्ञान आपको देना चाहते हैं। वो ज्ञान आपको इसलिए आपका ब्रेन स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी उस स्तर की मानसिक तैयारी आपकी नहीं हुई है। लेकिन इस तरह का यदि स्वप्न लोगों का आ रहा है तो ये एक शुभ संकेत है। और इसमें कुछ समय बाद चीजें आपको स्पष्ट होने लगेंगी। जैसे जैसे आपका मानसिक स्तर विकसित होगा वैसे वैसे चीजें और साफ होती चली जाएंगी। जी गुरु। और कोई साथी कुछ जानना चाहता है? जी प्रणाम गुरु जी। मैं पूछना चाह रहा था, कभी कभी ध्यान लगाते समय ऐसा लगता है इस शरीर बहुत बढ़ रहा है, मतलब अपना सर वो छत छू लेगा, ऐसा कुछ लगता है। हाँ, वायु और तत्व का विस्तार हो रहा होगा। जी, और अभी लगता है एकदम से उड़ रहा है, एकदम छोटा होते जा रहा है आदमी, ऐसा भी लगता है। दोनों मतलब अनुभव होता है। ये वायु तत्व का संकुचन और प्रसार है। जी। बॉडी अभी आपके वायु तत्व को साधना के अनुरूप एडजस्ट नहीं कर पाई है, इसलिए वो सही एडजस्टमेंट करने के लिए कभी विस्तार लेती है और कभी संकुचन करती है। इसमें आप साधना करते रहेंगे तो धीरे धीरे 10-12 दिन 15 दिन बाद एक स्थिर अवस्था आ जाएगी और फिर उसके बाद शरीर में एकदम हल्कापन शुरू हो जाएगा। जी, हल्कापन लगता है गुरुजी इसके बाद भी, लेकिन वो कभी कभी से 2-3 दिन, वो 3 या 4 बार इधर हुआ। वायु तत्व का संतुलन बॉडी बना रही है और वो जी। वायु तत्व का जब तक संतुलन नहीं बनेगा तब तक ये इस तरह की दिक्कत रहेगी। फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं। जी धन्यवाद। और कोई साथी कुछ जानना चाहता है? गुरु जी प्रणाम, मैं हल्द्वानी। अजय जी बोल लीजिए जी। गुरु जी मैं साधना करता हूँ, में दर्द होता है, ये क्यों होता होगा? आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज। ब्रह्मरान गुरु जी, ये नासिका टाटक साधना करता हूँ ना, तो भौं के बीच में दर्द होता है। हाँ, होने दीजिए, दर्द को और बढ़ने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नाड़ियों का केंद्र है उसमें ब्लॉकेज है।
जब आप साधना करते हैं तो वो ब्लॉकेट में स्ट्रेस आता है, ब्लॉकेट खुलना चाहता है, तो इसको बढ़ने दीजिए, दर्द थोड़ा और बढ़ेगा, फिर इसके बाद दर्द कम होने लगेगा, होते होते सामान्य हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि इस स्थान से चिंगारियां जैसे निकल रही हैं, तब समझिए कि आपकी नाड़ियों का यह केंद्र आज्ञा चक्र का अब सही होगा। लेकिन जब तक वो चिंगारियां जैसी नहीं निकल रही हैं, तब तक आप ये मान के चलिए कि अभी उस केंद्र में ब्लॉकेड है। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी, आपको आवाज आ रही है सही? हेलो, बताइए शिवाय जी। गुरुजी मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा एनर्जी लेवल तो बॉडी का फुल है, लेकिन मुझे खाना खाने की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। मैं 2 दिन में एक बार भोजन करने की आवश्यकता लग रही है। सामान्यतः सर्दी में तो भूख वैसे बढ़ जा रही है, बढ़ जाती है जैसे कहते हैं, लेकिन मुझे 48 घंटे में एक बार भोजन पर्याप्त रहता है। ये क्या चक्कर? आपका दिन का दिनचर्या क्या रहती है? शारीरिक फिजिकल भागदौड़ रहती है या नहीं रहती है? लगभग, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन लगभग रहती है। लेकिन फिर भी पिछले सालों की तुलना सामान्य रहती है, लेकिन फिर भी एकदम से जैसे आगे 2 समय हम भोजन करते थे, तो अब मुझे 2 दिन में एक समय भोजन करने की आवश्यकता मालूम होती है, और कई बार तो लगता है कि उसके बिना भी चल जाएगा जैसे। हाँ, कमजोरी तो नहीं लग रही है? बिल्कुल कमजोरी नहीं लग रही, इवन शरीर बड़ा हल्का लग रहा है और बड़ी फुर्ती है चलने में, आने में, सीढ़ियां चढ़ने में, कहीं आने जाने में। बहुत अच्छा। ये आपने जीवनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी गति दे दी है। ये एक बहुत बड़ी सफलता होती है साधना में कि जीवनी ऊर्जा अब आपकी ऊर्ध्वगामी गति की ओर बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भूख, प्यास या वाह चीजों पर व्यक्ति का आश्रय खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आपकी ये साधना का स्तर बढ़ता चला जाएगा, तो आपको हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन में कभी एक दिन कुछ खाने पीने की इच्छा होगी। और अगर ये क्रम आप साल, सवा साल चलाते रहेंगे, तो फिर आपको बिल्कुल भी खाने पीने की, वाह किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। आपका जीवनी ऊर्जा के संचरण से ही पूरा शरीर चलता रहेगा। और ये स्थिति योग में बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम लोगों को इस तरह का प्राप्त होता है, लेकिन आप इस अवस्था पर पहुंचे हैं, तो ये आप बधाई के पात्र हैं। और इसमें अब आपकी जब यह अवस्था स्थिर हो जाएगी, तब आप एक एक करके तत्वों का त्याग करने की स्थिति में आ जाएंगे। पहले पृथ्वी तत्व का त्याग करेंगे, फिर अग्नि तत्व का त्याग करेंगे। ये साधना की उच्चतम अवस्था की तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। जी गुरुजी। लेकिन अगर कमजोरी लगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य अंदर से ठीक नहीं। लेकिन अगर कमजोरी नहीं लग रही है और भोजन की इच्छा बिल्कुल नहीं है, तो मतलब यह है कि जीवनी ऊर्जा का सही तरह संचरण हो रहा है। जी गुरुजी। और कोई साथी कुछ बताना चाहते हैं? जी गुरुजी सोमनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए सोमनाथ जी। हाँ गुरुजी, जब हम तीसरे चरण की साधना शुरू किए थे, तब शरीर भारी लग रहा था, इसके बाद हल्का हो गया। लेकिन निद्रा जो जितनी देर करते हैं उतनी देर तक निद्रा भी आती है। कम से कम 40 मिनट करते हैं तो 30-40 मिनट नींद भी आती है। आपका दिन का शारीरिक श्रम का कोई काम है क्या? नहीं गुरुजी, शारीरिक श्रम नहीं है। 15-30 किलोमीटर आना जाना रहता है। हाँ, 30 किलोमीटर आना जाना भी शारीरिक श्रम का ही काम है। और जी, ये जो 30 किलोमीटर आते जाते हैं, किस साधन से आते जाते हैं? 15 किलोमीटर जाते हैं, 15 आते हैं मोटरसाइकिल से। हाँ, तो 30 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं आप। और इसके बाद कोई क्या कार्य करते हैं? मतलब दिन भर क्या व्यस्तता रहती है आपकी? गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, मैं समझ गया। आप रात में देर तक जागते तो नहीं है? 11-12 बजे तक? नहीं, 10 बजे सो जाते हैं, 10-11 बजे जाते हैं। आप थोड़ा अश्वगंधा का सेवन करिए। आपके शरीर में जितने शरीर को पोषक तत्व की जरूरत है, उससे कम पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। 40 दिन कर डालिए जी, कमजोरी खत्म हो जाएगी। जी गुरु, धन्यवाद। हाँ, और कोई साथी कुछ पूछ रहे थे? जी, यतिन बोल रहा हूँ। खाने से जुड़ा हुआ एक अनुभव है कि
मैंने पिछले 3 हफ्ते से गेहूं नहीं खाया था, जैसे आपने हमें सलाह दी थी। उसकी जगह जो श्रीधान्य मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज जो है, वो दिन में 1-2 बार खाना शुरू किया। कल परसों और शायद 1 या 2 बार चावल खाया था। कल परसों ऐसा हुआ, हम बाहर गए थे और मैंने सलाद से शुरुआत की, जो हरे पत्ते का सलाद है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे पिज्ज़ा आया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने वो मतलब 1-2 स्लाइस खा ली, लेकिन मुझे अवेयरनेस थी कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, लेकिन वो वासना थी कि मैं रोक नहीं पाया, जबकि मैं रोटी और गेहूँ नहीं खा रहा हूँ पिछले 3 हफ्ते से। तो या वो स्वाद संस्कार था का या रसापतन था, क्या था? नहीं, संस्कार का प्रभाव है और कोई बात नहीं है। अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगा, इस पर चिंता करने की बात नहीं। जी धन्यवाद। तो पिछली बार जो हम अपने वक्तव्य में चर्चा कर रहे थे, वो मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स का, देखिए कौन आ गए, कि न्यूरॉन्स का जो उथल पुथल हमारे मस्तिष्क के अंदर होती रहती है, ये न्यूरॉन्स की उथल पुथल हमारे शारीरिक क्रम को भी डिस्टर्ब करती है। और न्यूरॉन्स की उथल पुथल मस्तिष्क के अंदर होना, मस्तिष्क की जो जीवनी शक्ति है उसका बहुत बड़ा कंजम्पशन करती है, बहुत बड़ा कंजम्पशन करती है। और यदि आप हठपूर्वक अपनी जीवनी शक्ति का पोषण नहीं करते हैं तो ये मस्तिष्क आपकी जीवनी ऊर्जा को क्षय करना शुरू कर देता है। इसलिए जैसा कि पिछली बार बड़े विस्तार से मैंने बताया था कि न्यूरॉन्स के उथल पुथल से हम कैसे मुक्त हों। कम से कम 40 दिन की साधना व्यक्ति को करनी चाहिए न्यूरॉन्स की उथल पुथल से मुक्त होने के लिए। कैसे करनी है, पिछले वीडियो में आप देखिएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का 3 माध्यम से सबसे ज्यादा जीवनी ऊर्जा का क्षय होता है। सबसे पहला क्या है? नेत्र से देखकर। हम जो अनावश्यक की चीजों को देखते हैं और उस पर अनावश्यक का मस्तिष्क लगाते हैं, जो हमारे कुछ संस्कारों के अनुरूप होता है, कुछ संस्कारों के विपरीत होता है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रम है, ये आपकी जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति को प्रभावित करता है, नष्ट करता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि जितना देर आसानी से अपने दैनिक दिनचर्या को देखते हुए हो सके, तो पहले तो अपनी आंख को बंद करके अभ्यास करना चाहिए और फिर इसके बाद खुले आंख में भी अभ्यास किया जा सकता है। आंख खुली है, दृश्य सामने चल रहा है, चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मस्तिष्क कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या है कि आंख जो एक यंत्र है, ये खुला हुआ समाज और दुनिया को दिखाई देगा, लेकिन इस यंत्र के कारण जो दृश्य मस्तिष्क ले करके उसकी एनालिसिस करता है और उसमें जो ऊर्जा का अपव्यय करता है, वो ऊर्जा का अपव्यय मस्तिष्क नहीं करता। ये धीरे 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 अभ्यास से आ जाता है। आंखें खुली होंगी, शरीर का सामान्य क्रम चल रहा होगा, चीजें आप देख रहे होंगे, लेकिन उन चीजों के कारण मस्तिष्क के अंदर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो प्रतिक्रिया नहीं हो रही। ये साधना का दूसरा स्तर है जो न्यूरॉन्स के उथल पुथल को काफी कम कर देता है। इसी तरह एक तीसरा कि हम कान से चीजों को सुनते हैं। सुनने के बाद हमारा ब्रेन उसको कैटेगराइज करता है। तरह तरह के मस्तिष्क में उसने खाने बना रखे हैं। जिस तरह की इंफॉर्मेशन होती है वो उसी खाने में डाल देता है। आपकी माँ ने कोई बात कही, उसने सुना, उस खाने में डाल दिया कि ये माँ की बात है। पत्नी ने कोई बात कही, उसको उसमें डाल दिया। बच्चे ने कोई बात कही, उसको उसमें डाल दिया। बॉस ने कोई बात कही, उसने डाल दिया। टीवी पर जो समाचार आ रहा वो आपने सुना, उसने डाल दिया। कॉल बेल बजी, उसने उसको कॉल बेल के खाने में डाल दिया। इस तरह मस्तिष्क आपके कान से जो भी ध्वनि आपके ब्रेन में जाता है उसको
हिस्से में बांटता चला जाता है। इसमें भी मस्तिष्क बहुत बड़ी ऊर्जा लगाता है। जिस तरह आंख से देखे हुए दृश्यों को कैटेगराइज करने में ऊर्जा लगाता है, उसी तरह से कान से सुनी हुई ध्वनि पर भी वह बहुत सारी ऊर्जा का अपव्यय करता है। यहां पर भी हमको उसी तरह अभ्यास करना है कि मस्तिष्क को इस तरह का कमांड देना है कि जो उपयोगी इंफॉर्मेशन है बस सिर्फ वो उसी पर काम करे, और जो अनुपयोगी इंफॉर्मेशन है उस पर उसको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रेन धीरे धीरे आपके निर्देश के अनुसार चीजों को समझने लगता है, और समझने के बाद वह उन चीजों को कैटेगराइज कर देता है। कैटेगराइज कर देने का तात्पर्य क्या है कि उसमें से किन चीजों पर ब्रेन को एक्टिविटी करना है और किन चीजों पर ब्रेन को एक्टिविटी नहीं करना है, इसका निर्धारण ब्रेन कर लेता है। तो इस तरह से ब्रेन करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा ऊर्जा का अपव्यय होता है वो होता है जिह्वा के माध्यम से, हम जो बोलते हैं। तो साधक को बहुत कम बोलना चाहिए, जितना आवश्यक है जरूर बोलिए, लेकिन अनावश्यक प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। जो सुनने योग्य है उसे अवश्य सुनना चाहिए, उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। लेकिन बहुत सी इंफॉर्मेशन, लगभग 95% इंफॉर्मेशन हम दिन भर में वो सुनते हैं जिनका कि जीवन में कोई उपयोग नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं है। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति की बुराई करते हैं, निंदा में रसास्वादन करते हैं, क्या लेना देना? मेरे उस निंदा के रसास्वादन से नातेदार, रिश्तेदार, भाई, दोस्त, मित्र, राजनीतिक व्यक्तित्व कोई भी हो, उसकी तारीफ या उसकी आलोचना से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है? बस सिर्फ टाइम पास हो रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसमें मस्तिष्क की ऊर्जा का कितना बड़ा अंश अपव्यय हो रहा है। जिस ऊर्जा को संग्रहित करके हम साधना के क्षेत्र में बहुत सी मानसिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश बचपन से प्राप्त संस्कारों के तहत उन चीजों में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है जिसका सीधे हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव न पड़ता। अगर कोई चीज हमें प्रभावित कर रही है, उसका हानि लाभ हमसे जुड़ा है, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। उसको देखिए, समझिए, विश्लेषण करिए, आत्मरक्षा करिए, उसका विकास करिए। लेकिन हम लोग अपने जीवन में 90-95% ऐसी चीजों पर एनर्जी लगाते हैं जिनका अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। मात्र संस्कारों के प्रभाव, समाज के प्रभाव में, अपने विकृत चित्त के प्रभाव में। तो इन चीजों से बचिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को अपव्यय करती हैं, और उस अपव्यय के कारण आप साधना में जिन चीजों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं उनको प्राप्त करने में आपको लंबा समय लग जाता है। यहाँ पर 3 बड़ी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, उन पर आप लोग ध्यान दीजिए। पहली चीज क्या है? शोर से बचिए। बहुत तेज आवाज या निरंतर आने वाली आवाज से अगर बचने का कोई उपक्रम हो तो उससे बचिए। जैसे कि लोग हॉल में बैठकर काम करते हैं, उस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो अगर आपको केबिन उपलब्ध हो जाए प्रयास करने से थोड़ा भी, तो आप हॉल की जगह केबिन में बैठना पसंद करिए। उससे आपकी मस्तिष्क की ऊर्जा का अपव्यय नहीं होगा। बहुत लोग
इस तरह से बैठते हैं कि उनके ऑफिस पूरा उनकी नजर के सामने दिखाई देता रहता है। ऑफिस में लोगों का मूवमेंट और सारी चीजें उसमें दिखाई देती रहती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से अगर उनका कार्य इस तरह का नहीं है कि अनावश्यक ऑफिस देखने की आवश्यकता है, तो वो इस तरह का अपना केबिन या दीवार की तरफ अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रखकर बैठें जिसमें कि बहुत ज्यादा हलचल की स्थिति सामने ना हो। और तीसरी चीज है, बोले उतना ही जितना परम आवश्यक है। अनावश्यक के विषयों पर बैठकर पंचायत करने से कोई लाभ नहीं निकलता, ये बस सिर्फ आपकी मानसिक ऊर्जा का अपव्यय होता है। अभ्यास क्या करना है? अभ्यास आपको ये करना है कि जिस चीज की आपको आवश्यकता है, जैसे कि उदाहरण, आपको मान लीजिए पानी पीने की जरूरत है, तो आप प्रयास करिए कि अपने मुंह से पानी के लिए मत कहिए। आप अपने मानसिक तरंगों से उस पानी देने वाले व्यक्ति को कमांड देने की कोशिश करिए। शुरुआत में 4-6 दिन 8 दिन आपको अटपटा सा लगेगा, आपके कमांड फेल भी हो जाएंगे, लेकिन होते 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 एक स्थिति ये आएगी कि आपने इधर मन में विचार किया और वो 15 सेकंड के अंदर गिलास लेकर आपके पास आ गया। इसी तरह और भी विषयों पर आपको अगर किसी के साथ कोई संवाद करना है, कुछ करना है, तो मौखिक शब्द से संवाद करने के स्थान पर मानसिक शक्तियों से संवाद करने का अभ्यास शुरू करिए। आपको मालूम होगा जापान एक ऐसा देश है जहां पर वहां के नागरिक बहुत कम बोलते हैं, और वहां पर अगर ट्रेन 15 सेकंड से अधिक लेट हो जाती है तो उसका एक सर्टिफिकेट उसमें यात्रा करने वाले हर यात्री को दे दिया जाता है। भले इतना परफेक्ट है 15 सेकंड भी ट्रेन लेट नहीं होती वहां पर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोगों ने अपने आप को एकाग्र करके, अपने कंसंट्रेशन के साथ, अपने कार्य में पारंगतता हासिल करते हुए अपने आप का इतना विकास कर लिया कि उन्हें अनावश्यक दिन में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी मानसिक शक्तियों को इतना परफेक्ट कर लिया कि उनका हर काम एकदम रिदम में है और परफेक्ट है। और उसका परिणाम क्या है कि उनका अपना विकास हो रहा है और साथ में उनके साथ साथ उनके राष्ट्र का विकास हो रहा है। पूरी दुनिया में उनकी कार्यशैली की तारीफ की जाती है। जिन देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर व्यक्ति सुबह से शाम तक चीखता चिल्लाता रहता है और कोई परिणाम नहीं आता। एक बहुत छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण मैं देता हूं। एक चौराहे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भारत जैसे देश में 6 सिपाही कम से कम लगते हैं, और इस तरह के कम से कम 10 लाख चौराहे पूरे देश में हैं। 10 लाख को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 लाख लोगों की वेतन बस सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हम रेड लाइट देख करके बॉर्डर पर नहीं रुकते, हम आगे बढ़ जाते। तो ये क्या है? ये हमारा मानसिक उथल पुथल, संस्कार विहीन जीवन शैली का परिणाम है। अगर हम रेड लाइट देखकर स्वतः जो लाइन खींची गई है सड़क पर उसके पहले रुक जाए, तो इस देश का अरबों रुपए जो इन 60 लाख लोगों को वेतन के तौर पर साल में खर्च कर दिया जाता है, यह किसी सकारात्मक काम में लगाया जा सकता है। इसी तरह के बहुत से उदाहरण आप अपने जीवन में देखेंगे जो हमारे अपने मानसिक विकृतियों के कारण अपव्यय में होते हैं। घर के अंदर भी इसी तरह आप देखेंगे, आपके अपने घर में बहुत से ऐसे खर्चे आप कर देते हैं जिन खर्चों की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन होते हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? प्रतिस्पर्धा में हो रहे हैं, लोगों की देखा देखी हो रहे हैं, लोग मुझे बड़ा आदमी समझे आडंबर में हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी कोई आवश्यकता नहीं। उस धन का सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर जो ऊर्जा है, जो भौतिक रूप में कहीं दिख नहीं रही है,
हम उसका अपने गलत संस्कारों के कारण अलग अलग जगहों पर मिसयूज कर देते हैं, दुरुपयोग करते हैं। 95% ऊर्जा, आप कल सुबह से अपने को वॉच करिएगा और आप ये पाएंगे कि सुबह से शाम तक जितनी भी चीजों पर आप रिएक्ट कर रहे हैं, जितने भी चीजों पर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें मात्र 5% चीजें ही आपको प्रभावित कर रही हैं। 95% चीजों पर आप बस सिर्फ अपने संस्कार, अपने पूर्वाग्रह, अपने सामाजिक परिवेश, अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार अनावश्यक अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं। आप लोगों में से कितने लोग मेरे इस बात से सहमत हैं, बताइए। जी यतिन बोल रहा हूँ, सही कह रहे हैं। मैं जापान में रहा हूँ 2 साल, मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया है, लोग बहुत कम बात करते हैं और परफेक्ट जीवन का जीता है। और जैसा आपने ट्रेन का एग्जांपल दिया वो भी सही बात है, और ये भी सही है हम अपने सामाजिक जीवन में, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बातचीत होती है और ज़्यादातर वो निरर्थक होती है। आप सही कह रहे हैं, मेरा समर्थन है जी। तो आप लोगों ने जिस चीज को अनुभव किया, इसमें अब आप लोग क्योंकि ब्रह्मास्मि क्रिया योग के पूरे साइंटिफिक और व्यवहारिक पहलू से गुजर चुके हैं, अभ्यास और साधना भी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपने अंदर परिवर्तन करें। मैंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के बड़े अच्छे परिणाम आए। अब मैं इस विषय पर कभी क्लास लूंगा। मैंने अपने शरीर के ऊपर प्रयोग किया, क्या हम मानसिक तरंगों से बिना किसी आयुर्वेदिक मदद या प्राकृतिक मदद के अपनी बॉडी को रिफॉर्म कर सकते हैं? मैंने आज ये 3रा महीना मेरा कंप्लीट होने वाला है 2 दिन बाद। 3 महीने में मैंने अभ्यास किया और आपको ये देखकर ताज्जुब होगा कि आप 3 महीने पुराने हमारे वीडियो देखिए और आज का वीडियो देखिएगा, मेरे सिर के बाल लगभग 30 से 40% पुनः काले हो गए। हमारी बॉडी के अंदर स्किन की जो ग्लो है, चमक है, वो बढ़ गई। मेरा भोजन लगभग आधा हो गया और शरीर में एनर्जी लेवल अपनी जगह पूरा बना हुआ है। ये एक बहुत छोटा सा अभ्यास है जो मैं आगे कराऊंगा, कभी आप लोगों को किसी कार्यक्रम में समझाऊंगा। लेकिन ये प्रमाण है इस बात का कि आप लोग देखिए मेरे ये बाल कैसे आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए बाल, ये जो है ये नेचुरल रूप से सब काले हो रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? गुरु जी पहले ज्यादा काले दिख रहे हैं। जी दिखाई दे रहे हैं? जी गुरु जी। जी तो गुरु ये जी। जो नेचुरल रूप से जी काले जी हो रहे गुरु हैं, ये पहले नहीं थे, ये प्योर व्हाइट बाल थे, सफेद थे एकदम। लेकिन एक क्रिया के द्वारा इसको मैंने प्रयास किया और ये इसमें कोई भी वाह वस्तु की प्रयोग नहीं किया है, कोई आंवला, सिकाकाई या कोई इस तरह का कोई आयुर्वेदिक प्रयोग या खान पान में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं किया। जो सामान्य भोजन कर रहा था वही कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने अंदर मैंने प्रयोग किया। और आपको ये सुनकर एक आश्चर्य होगा कि शरीर में जो मेरे पसीना निकलता था, उस पसीने की गंध में भी काफी इंप्रूवमेंट है। वैसे मुझे पसीने में बदबू मेरे नहीं रहती है, लेकिन अब इस समय जो है वो पसीने में से एक स्मेल टाइप की, एक इत्र जैसी खुशबू भी निकल रही है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप साधना के छोटे छोटे से प्रयोग यदि नियमित और व्यवस्थित तरीके से करते रहिए और जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा, इन दोनों के अंतर को समझकर जीवनी ऊर्जा को बचाने का जितना आप प्रयास करेंगे, उतना आपका विकास होता जाएगा, आपका आत्म कल्याण होता जाएगा। इसके लिए सबसे पहली चीज क्या, पहली शर्त, सबसे पहली शर्त है कि अम्लीय भोजन बिल्कुल मत करिए। एसिडिक डाइट बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे अभी यति ने बताया कि इसने पिज्जा खा लिया, तो पिज्जा में जो वो है मैदे का प्रयोग किया गया, वो उतना घातक नहीं है जितना उस पिज्जा को बनाने में उसके ऊपर और दूसरे केमिकल डाले गए, जैसे एंजिनोमोटो डाला गया होगा, उसमें थोड़ा साइट्रिक एसिड डाला गया होगा, उसमें जो
पनीर है, उस पनीर को डालने में उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव डाला गया होगा, वगैरह वगैरह, बहुत से ऐसे केमिकल उसमें डाले गए होंगे जो आपको खाने में स्वाद में पता नहीं चलते, लेकिन अल्टीमेट वो आपके अंदर जाकर के एसिड फॉर्म करते हैं। और ये अम्लीय भोजन जो होता है ये सीधे सीधे आपके जीवनी शक्ति को प्रभावित करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के रसायनों का निर्माण करते हैं, इस तरह के टिश्यूज के साथ संघर्ष शुरू करते हैं कि उन टिश्यू को रिपेयर करने में आपको अपनी बहुत बड़ी जीवनी शक्ति और फिर इसके बाद जीवनी ऊर्जा को लगाना पड़ता है। इसलिए अम्लीय भोजन बिल्कुल नहीं करना है, एसिटिक भोजन बिल्कुल नहीं करिए, अचार कोई भी नहीं खाइए, बहुत अगर मन हो तो नींबू का अचार। बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना फ्रिज में रखा हुआ। अगर आप फ्रिज का रखा हुआ बासा भोजन माइक्रोवेव में गर्म करके या तवे पर गर्म करके या किसी भी पद्धति से लेकर खाते हैं तो ये एक तरह का डेड सेल्स को आप दूसरा रिवाइव करके खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस स्थिति में वह भोजन स्वाद के हिसाब से आपके पता नहीं चलता है, पेट में चला जाता है, लेकिन आपके पेट के अंदर का जो सिस्टम है उसको पचाने में, बासे खाने को पचाने में 7 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है। जैसे समझिए कि सामान्य भोजन को पचाने में जितनी ताकत लगती है आंतों को, लीवर को, किडनी को, पैंक्रियास को, उससे 7 गुना ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है अगर वह फ्रिज के अंदर रखा हुआ खाने को आपने बाहर निकाल के गर्म करके खाया। तो ऐसे व्यक्ति को बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मतलब गर्म करके खाने का विधान बिल्कुल मत करिए, ये आपकी बॉडी में आपकी जीवनी शक्ति को अपव्यय करता है। ठंडा भोजन, बहुत ज्यादा फ्रिज्ड और बहुत गर्म, जैसे कि लोग बहुत गर्म कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, सूप पीना शुरू कर देते हैं, तो जिह्वा पर रखने के बाद अगर ये आपको लगता है कि बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है तो थोड़ी देर इंतजार करिए उसके सामान्य तापमान पर आने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ना बहुत ही ठंडी चीजों को स्वीकार करने के लिए बनाई गई है, ना ही बहुत ही गर्म चीजों को स्वीकार करने के लिए बनाई गई है। अगर हम ठंडी या गर्म कोई चीज शरीर के अनुपात से अधिक खा लेते हैं तो बॉडी में सेल्स डेड हो जाती हैं, जल जाती हैं, बर्न कर जाती हैं। तो उस स्थिति में बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा जीवनी ऊर्जा का उस मरी हुई सेल्स को, डेड सेल्स को रिपेयर करने में अपव्यय हो जाता है, लग जाता है। इसलिए कोई भी आप देखिए फल प्रकृति में ऐसा नहीं है जो सामान्य तापमान से ज्यादा गर्म होता हो या ज्यादा ठंडा होता हो, कोई भी फल नहीं मिलेगा आपको। तो जो फल का तापमान होता है भोजन उसी तापमान पर करना चाहिए। अग्नि के संपर्क में आया हुआ भोजन वैसे ही विषाक्त हो जाता है, लेकिन अब हम लोगों की सामाजिक दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम लोग अग्नि के संपर्क के भोजन के बिना अपना पेट का पोषण नहीं कर सकते, इसलिए तापमान उस भोजन का वही होना चाहिए जो फल का होता है। उससे अधिक ठंडा या उससे अधिक गर्म भोजन आप करते हैं तो आपकी बॉडी में जिह्वा से लेकर के पूरे आमाशय तक सेल्स जल जाती हैं या ठंडक से डेड हो जाती हैं, और बॉडी को उन सेल्स को रिपेयर करने में बहुत बड़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन माने जो भोजन देर से डाइजेस्ट, भोजन सदैव वो करना चाहिए जो 2.5 से 3 घंटे के अंदर पच जाए। भोजन पच गया 3 घंटे में, 1 घंटे बॉडी को रिलैक्स मिला, फिर आपने नया भोजन डाला, वो 3 घंटे में पच गया, फिर 1 घंटे बॉडी को रिलैक्स मिला, ये सही क्रम है। बहुत लोग इतनी हैवी डाइट का भोजन कर लेते हैं और कहते हैं हम कल देर से खा लेंगे, या स्वाद में कोई चीज बहुत पसंद आ गई तो ओवर डाइट खा ली। तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जीवनी ऊर्जा और जीवनी शक्ति
दोनों को नष्ट करती है, दोनों का अपव्यय करती है। इसलिए साधक को ये नहीं करना चाहिए। दूध अगर गाय का देसी भारतीय नस्ल का हो मिले तो नियमित रूप से दूध का सेवन करिए। अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो उस स्थिति में दूध के विकल्प में आपको जो चीज सुविधा से उपलब्ध हो उसका सेवन करिए। आप सौंफ का प्रयोग करिए, आप इलायची का प्रयोग करिए या धनिया पाउडर का प्रयोग करिए, जो आपको सुविधा से लगे। लेकिन अगर दूध बॉडी डाइजेस्ट करती है तो प्रयास करिए कि रात को सोते समय 1 गिलास दूध जरूर पीजिए और खाना शाम को खा लीजिए 6:30, 7, 7:30 बजे तक। सोइए रात में 9:30 बजे, मतलब दोनों के बीच में 2-2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। और अगर दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर पी ले तो ये आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स को मेंटेन करने के लिए शरीर काम करता है उसको ये और तेजी से करता है और अच्छे तरीके से करता है। तो इसलिए कब्ज बिल्कुल नहीं होने देना है, चाहे त्रिफला का सेवन करना पड़े और चाहे सामान्य दूध से आपका काम चले। क्योंकि जब कब्ज होता है तो हाथों के अंदर जो खिंचाव होता है उसके कारण जो सेल्स के अंदर खिंचाव के कारण सेल्स डेड हो जाती हैं, इनको दोबारा रिपेयर करने में जीवनी ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश अपव्यय हो जाता है। इसलिए कब्ज, गैस या इस तरह की कोई भी पीड़ादायक चीज जो शरीर को कष्ट देने वाली है उसके लिए अपने आहार को नियंत्रित करके उससे शरीर को मुक्त रखिए, जिससे कि आपकी जीवनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में हो, फालतू की चीजों में ना हो। प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति के घर के ही सदस्य व्यक्ति का खाना बनाए तो अच्छा है। बहुतों क्या मैं देखता हूं कि नौकर आदि आकर खाना बनाते हैं। होता क्या है कि हमारे अपने घर में, परिवार में हमारा एक अपना निजी संस्कार होता है। नौकर जो दूसरे घर से आ रहा है वह भले ही कितना नहा धो के साफ सुथरा होके आ रहा हो, लेकिन उसके मस्तिष्क के अंदर जो विचार चलते हैं वो जिस परिवेश से आया है उस परिवेश के विचारों को लेकर आपके घर में आता है। और जब वह उस परिवेश के विचारों को लेकर आपके घर में आता है और भोजन बनाता है तो उस भोजन में उसके मस्तिष्क के विचारों का एक अंश सन्निहित हो जाता है। और फिर आपका मस्तिष्क अनुकूल परिवेश होने के बाद भी उस नौकर के बनाए हुए खाने के या नौकरानी के बनाए हुए खाने के बाद अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त रहता है। आप देखिए जिनके घरों में नौकर खाना बना के खिलाते हैं वहां पर गृह कलह, मनमुटाव काफी हद तक बढ़ा हुआ होता है। या घर की गृहिणी तनाव में भोजन बनाती है तो वहां पर भी काफी तनाव की स्थिति होती है, क्योंकि अनाज का ये एक प्रवृत्ति होती है कि उसको जब अग्नि पर चढ़ाया जाता है तो उस समय उसको अग्नि पर चढ़ाने वाला व्यक्ति जिस तरह की मानसिक ऊर्जा, मानसिक तरंगों के साथ वहां काम कर रहा होता है उसका एक अंश वह अनाज अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और वह भोजन के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचकर आपको प्रभावित करता है। इसलिए परिवार में सुखद माहौल में भोजन बनाना चाहिए और सुखद माहौल में ही भोजन करना चाहिए। परिवार का ही कोई सदस्य, माता, पत्नी, बहन, बेटी अगर बनाए भोजन तो बहुत अच्छा है, आप उसका सहयोग करिए। नहीं है तो आप स्वयं बना लीजिए, लेकिन प्रयास करिए कि नौकर आदि जो कि आपसे निम्न वर्ण के हैं, निम्न वर्ण माने जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ण मतलब बौद्धिक स्तर पे निम्न स्तर के लोग हैं, उनके हाथ का भोजन आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि साधना की ऊर्जा का अपव्यय आपका ना हो। यहाँ तक कोई व्यक्ति कोई बात कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो पूछें, फिर इसके आगे बढ़ें। जी यतिन बोल रहा हूँ। त्रिफला का सेवन आपने बताया, तो जैसे त्रिफला ले लिया रॉ जो है उसको भिगो के रख दिया, फिर वो रात को लेना चाहिए सोने से पहले या सुबह उठ के लेना चाहिए? जी धन्यवाद। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ।
बोलिए राकेश जी। गुरु जी, भोजन के विषय में ऐसा है, भूख बहुत ही कम लगती है और मैं नहीं है, मतलब कंप्यूटर का कार्य है। हम्म। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, तो अ, ये यही आप प्रश्न था गुरु जी मेरा, जैसे भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, लेकिन आप अग्नि पर चढ़ा हुआ भोजन बंद कर दीजिए। अगर पेट खाली रहता है लेकिन भोजन की आवश्यकता नहीं हो रही है तो आप आग पर चढ़ा हुआ भोजन बंद कर दीजिए। आपका बॉडी एकदम एडजस्ट कर लेगी। इस समय गाजर आ रही है, मूली आ रही है, और भी ऐसी चीजें आ रही हैं, अ, उनका आप सेवन अधिक से अधिक करें। अ, जी, जी, लेकिन इसमें एक मेरा प्रश्न ये था कि अगर मैं भूखा रहता हूँ सुबह तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो सिर में बहुत भयंकर दर्द होता है। ये लगभग मुझे पिछले 3 साल से शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था कुछ। भूखा रहने के लिए मैं कह ही नहीं रहा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं भोजन कर लेता हूँ। हाँ तो कर लीजिए, उसमें कोई मना थोड़ी है। जी, आपके शरीर को जिसमें सुविधा हो वो काम करिए। फल का सेवन अधिक से अधिक करिए। दिन भर में 30 से 40% आहार जो भी आप ले रहे हैं उसमें फल हो या अग्नि पर चढ़े हुए भोजन से इतर कोई भी चीज हो, आप अगर लेते हैं तो आपको साधना के क्षेत्र में काफी चीजों में सकारात्मकता दिखाई देगी। हम लोग प्राय पॉलिस्टर के या ऐसे कपड़े पहनते हैं, जीन्स वगैरह, जो बहुत कड़े होते हैं, मांसपेशियों को एकदम दबा देते हैं। तो हम लोगों को वस्त्र भी ऐसे पहनने चाहिए जो ढीले हों। शरीर को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत है, और बहुत टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत टाइट कपड़ा पहनते हैं और शरीर से वो कपड़ा एकदम चिपका होता है, और खास तौर से कॉटन नहीं होता, पॉलिस्टर या और दूसरा केमिकल बेस्ड कपड़ा होता है, तो ये सब आपके जीवनी ऊर्जा को सोखते हैं, सब सोखते हैं, आपके खून के संचार को धीमा कर देते हैं, और आपके रक्त कणों को यह पॉलिस्टर आदि सोखना शुरू कर देती है। रबड़, पॉलिस्टर, केमिकल बेस्ड जितनी भी चीजें हैं ये उसे सोखना शुरू कर देती है। तो इसलिए कपड़े साधक को प्योर कॉटन पहनने चाहिए, और ढीले कपड़े पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कपड़ों की उपयोगिता बस सिर्फ शरीर को ढकने के लिए है, इससे ज्यादा उनकी उपयोगिता नहीं है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रयास करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रात को सोते समय कम से कम 3 फीट से 5 फीट की दूरी पर चीजों को रखिए। मैं देखता हूं बहुत लोग अपने तकिए के पास मोबाइल रख के सो जाते हैं, लैपटॉप अपने हाथ की रीच में रख के सो जाते हैं, या इस तरह और भी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो सोते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम से कम 3 फीट या 5 फीट से अधिक दूर हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोते समय जब आपका ऑरा अपना विस्तार लेता है तो उस ऑरे के विस्तार में जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी उसके संपर्क में आती है तो वह ऑरा अपना विस्तार लेना वहीं बंद कर देता है। तो व्यक्ति का जो विराट स्वरूप है ऑरे का, वो विकसित नहीं होता, और जब वो विकसित नहीं होता है तो धीरे 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 वो विराट स्वरूप सक्रिय संकीर्ण होकर के व्यक्ति को बीमार बनाना शुरू करता है। वह ऐसी मानसिक तरंगे दिमाग में पैदा करना शुरू करता है कि जैसे हमारा भविष्य असुरक्षित है, अब पता नहीं मेरा जीवन में क्या होगा, मैं नौकरी करूंगा या बेरोजगार हो जाऊंगा, मेरे पास जो धन है वो कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के जो अज्ञात भय व्यक्ति के दिमाग में बार बार आते हैं, इसका कारण बस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को शरीर के निकट रख के सोना है। इसलिए आप सोते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 3 फीट तो अनिवार्य रूप से, और अगर 5 फीट तक दूर रखें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ऑरे का विस्तार सोते समय 3 से 4 फीट तक होता है। तो ऐसे स्थिति में जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूर रख के सोएंगे
तो आपके ऑरे के विस्तार में कोई अवरोध नहीं आएगा। इस वजह से आपके मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। बहुत से लोग ऐसे सो जाते हैं, हाथ नीचे दबा है सिर के। बहुत लोग चिंतन करते करते ऐसे टेढ़े मेढ़े होके सो जाते हैं। ये चीजें नहीं है, एकदम शांत सीधा सोना चाहिए। सीधे नींद नहीं आती, करवट में आती है तो आप बाएं करवट लेकर के आराम से सोइए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सोते समय आपसे निश्चित रूप से दूर होने चाहिए, वरना आपको रात्रि के अंदर दिमाग में जो नकारात्मक रिकॉर्डिंग होती है वह पूरे के पूरे जीवन में आपको प्रभावित करती रहती है दिन के समय। आप लोगों ने क्या कभी इस तरह महसूस किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास रख के सोने पर मानसिक तनाव बना रहता है? जी गुरु जी, हमारे साथ हुआ है। जी हाँ, एक प्रश्न है। तो इस पर जी, बहुत बार रात को नींद उड़ जाती है या नींद उछट जाती है, इसको बोलते हैं। तो ऐसे में कोई प्रवचन लगा करके अगर सोते हैं तो नींद आ जाती है सोते हैं थोड़ी देर में, तो वो भी नुकसानदायक है, या ऐसे में हमें अगर नींद उछट जाए तो क्या करना चाहिए जी? देखिए, आपके पास यदि अपना, जैसे अब आपको ही मैं ले लेता हूँ, आपसे ही डिस्कशन करता हूँ, आपने अपनी जिंदगी का कोई एक उद्देश्य बना लिया होगा। जी। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपकी कोई अपनी एक रोड मैप होगा, कोई योजना होगी। जी। जीवन में कितना धन आपको कमाना है उसका कोई रोड मैप होगा कि इतना धन अगर हो तो मैं अपने जीवन में स्थिर हो जाऊंगा। तो जब कभी भी नींद आदि उछटे तो अपने टारगेट पर चिंतन करिए। उसमें जो हिंड्रेंस है, जो उसमें अवरोध आ रहे हैं जिन जगहों पर, उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता, इस विषय पर चिंतन करिए। और आपको इस चिंतन के साथ जब नींद आएगी तो उसी नींद में ही आपको आपके प्रश्न के उत्तर प्रकृति देना शुरू कर देगी, अगर आप साधना के मार्ग पर हैं। और जब आप कोई प्रवचन लगा देते हैं, कोई भजन लगा देते हैं, कोई चीज लगा देते हैं और उसको सुनते हुए जब सोते हैं, तो जिस तरह अनाज खा करके सोने में अनाज को बनाने वाले की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसी तरह उस समय आप जिसके प्रवचन, जिसके वक्तव्य, जिसका भजन आदि सुनकर सो रहे हैं, उसके औरे की ऊर्जा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ऐसे में व्यक्ति को निश्चित तौर से रिलैक्स मिलता है, सो जाता है, सब होता है, लेकिन वह कोई समाधान नहीं है, वो एक टेम्परेरी अस्थायी विकल्प है। तो हमें अब अस्थायी विकल्प पे काम नहीं करना है, हमें स्थिर होना है और स्थायी विकल्प पे काम करना है। इसलिए अपने जीवन, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के प्रति चिंतन करना है, ना कि हमें अपने रात में जाग जाने पर, नींद खुल जाने पर किसी दूसरे की ऊर्जा को अपने अंदर लेना है। समझ रहे हैं यति जी? जी जी, बहुत धन्यवाद। हाँ, इस पर विशेष ध्यान रखिए, यहाँ ये गलती होती है। अभी जो मैं क्लासेस लूंगा अपने वो वाले विश्व सत्ता वाले, उसमें यही टिप्स हैं कि हम लोग जिंदगी में किन किन जगहों पर गलती करते हैं कि हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं, और किन किन जगहों पर थोड़ा सा परिवर्तन या सोचने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए तो हम अपने विकास की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और वह कौन लोग हैं जो हमें विकसित नहीं होने देते हैं, और वह कौन से हथकंडे लगाते हैं जिस हथकंडे के कारण हमारा विकास रुक जाता है, बंद जाता है। इन्हीं सारे विषयों पर हम लोग अपने विश्व सत्ता वाले सत्र में चर्चा करेंगे। तो स्पष्ट रूप से जैसा मैंने कहा कि ना तो अनावश्यक बोलें, ना अनावश्यक सुने, और ना ही अनावश्यक चीजों पर हम लोगों को कोई भी प्रतिक्रिया देनी है जब तक कि परम आवश्यक ना हो। इसके साथ में क्या करना है, हमें चीजों के प्रति संवेदनशील बनना है। आपका मेज पे रखा हुआ गिलास भी आपसे बात करना चाहता है,
आपके किचन में जो आपने सामान रख छोड़ा है वो भी आपसे वार्ता करना चाहते हैं। आप पूजा के कमरे के अंदर आपने जो विग्रह बिठा रखे हैं ये सब आपसे वार्ता करना चाहते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, आपके ड्राइंग रूम में जो सजावट की सामग्री रखी है ये सब आपसे वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात हम तक पहुंचती नहीं, उनकी संवेदनाएं हम तक पहुंचती नहीं, क्योंकि हमने उनको इग्नोर करते 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 इग्नोर कर दिया। इसलिए वस्तुओं के प्रति संवेदनशील होने का प्रयास करिए। आप वस्तुओं के साथ जितना संवेदनशील होंगे वस्तुएं उतनी आपके अनुरूप आपकी सहायता में कार्य करना शुरू कर देंगी। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि कोई वस्तु एक पदार्थ डालकर एक व्यक्ति को दी जाती है, उसे सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, और उसी तरह के गिलास में वही वस्तु डालकर किसी दूसरे को दी जाती है, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ऐसा आप लोगों ने जीवन में महसूस किया कभी कि नहीं किया? जी किया है। जी किया है गुरुजी। एक बर्तन में शरबत बनाइए और उस शरबत को मिस्टर एक्स को दीजिए, वही शरबत, वो आनंद आ गया, और वही शरबत वाई को देंगे, वो कहेंगे मजा नहीं आ रहा। तो ये जो स्थिति होती है क्यों होती है? क्योंकि आप जब उस शरबत के प्रति संवेदनशील होकर उस शरबत से संवाद करते हुए उसको ग्रहण करते हैं तो वह शरबत आपके अनुकूल होकर आपको आनंद देता है। और जब आप उस शरबत को संवेदना विहीन भाव से ग्रहण करते हैं तो वह एक पदार्थ के रूप में आपके शरीर के अंदर चला तो जाता है, लेकिन आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए जो भी कुछ है आपके आसपास, आप गाड़ी चला रहे हो, आप किसी पेट को पाले हुए हो, कुत्ता बिल्ली वगैरह, आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, कोई भी चीज मरी हुई नहीं है, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। हर चीज आपसे कुछ कह रही है, अपने विचार आपको दे रही है। आपको आवश्यकता है कि उसके साथ संवाद स्थापित करिए, और जब चीजों के साथ आप संवाद स्थापित करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि उन चीजों की आयु बढ़ जाती है। मेरा जो लैपटॉप है, आप सोचिए आज 11 साल हो गए और उसका एक भी बटन, एक भी कोई भी चीज उस लैपटॉप में कभी खराब नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि जब उसका चार्जर आदि खराब होने वाला होता है तो उसके 15 दिन पहले, 12 दिन पहले वो संकेत देने लगता है कि अब मैं खराब होने वाला हूं। एक दो बार मैंने इग्नोर किया, कह रहे ये मेरा मानसिक भ्रम हो सकता है, लेकिन वो 10-12 दिन बाद चार्जर ने काम करना बंद कर दिया। तो चीजें आपसे अपनी आयु के विषय में चर्चा करती हैं। माउस है, ये आपसे बताएगा कि अब मेरी आयु पूरी हो गई, आप मुझे रिप्लेस कर लो। आपका मोबाइल फोन आपके साथ संवाद करता है, आपकी कार आपके साथ संवाद करती है, लेकिन आपको उसके प्रति उतना संवेदनशील होना पड़ेगा। हर चीज आपके साथ संवाद कर रही है। आप देखिए, बहुत से कहते हैं बड़ा होशियार मिस्त्री है, गाड़ी की आवाज सुनकर बता देता है गाड़ी में क्या खराबी है, गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठते ही बता देता है गाड़ी में क्या खराबी है। तो वो क्या होशियार है? वो संवेदनशील है, वह वाहन के साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ देता है और उसे एग्जैक्ट चीज पता चल जाती है कि चीज कहाँ खराब है। ऐसा आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया हो तो बताइए थोड़ा इसका। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ। जी बाइक वाला किस्सा तो हुआ है। क्या कहते हैं कि कोई कोई जैसे दिल्ली में कितने एरिया में है वो बाइक की, मतलब जैसे मेरे पास रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, तो आप सर्विस सेंटर लेके जाओ, वो इतना अच्छा रिपेयर नहीं करते, लेकिन जो बाहर मतलब जो लोकल रहते हैं वो इतना अच्छा रिपेयर करते हैं कि मतलब वो देख के बता देते हैं कि भैया आपकी गाड़ी में यहाँ यहाँ दिक्कत है, एक राउंड लगा के। तो ये जो चीजें हैं कि वस्तु बोलती है,
ये आपके संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। अगर आप संवेदनशील हैं तो वस्तुएं अपनी चीजें आपसे बताती हैं। इसी तरह प्रकृति अपने निर्देश देती है, ध्वनि के माध्यम से देती है, संदेश के माध्यम से देती है, या प्राकृतिक घटनाओं में परिवर्तन इस तरह से होता है कि आपको उनसे संदेश प्राप्त होते हैं। आपको संवेदनशील होना होता है कि आप उन संदेशों को समझकर प्रकृति के निर्देशों को जान सकें। क्यों ऐसा होता, क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि प्रकृति में कोई भी चीज मरी हुई नहीं है, शून्य अवस्था में नहीं। सभी चीज किसी न किसी स्तर पे कंपन कर रही है, और जो किसी भी स्तर पे कंपन कर रही है उसके कंपन की अनुभूति करने का सामर्थ्य अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है तो वह चीजें आपके साथ संवाद कर सकती हैं। पांडवों में नकुल और सहदेव ये दो भाई थे। इसमें एक पशुओं के साथ संवाद कर लेता था और दूसरा वनस्पति के साथ संवाद कर लेता था। तो ये संवेदनशीलता उन्होंने इस तरह अपने अंदर विकसित कर ली थी कि किसी भी तरह के पशु से वो बातचीत कर लेता था, उसकी बात समझ लेता था, अपनी बात समझा लेता था। और दूसरा किसी भी तरह की वनस्पति के साथ संवाद कर लेता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चरक। पूरे की पूरी चरक संहिता ही उन्होंने वनस्पति के साथ संवाद करके लिखी। बहुत से आयुर्वेदाचार्य हैं, अभी भी हैं, मिल जाते हैं कभी कभी, जो वनस्पति को स्पर्श करके ये बता देते हैं कि ये वनस्पति इस औषधि में लाभ करेगी या नहीं करेगी। तुलसी के 500 पेड़ लगे हैं, लेकिन वो किसी 3 पेड़ से ही पत्ती तोड़ते हैं, बाकी और पेड़ों को पत्ती नहीं तोड़ते, जबकि सभी तुलसी के पेड़ है, सभी उस एटमॉस्फेयर में है, लेकिन वो नहीं तोड़ते। मैंने पूछा, हमने कहा गुरुजी ये इन्हीं 3 को आप बार बार क्यों आके तोड़ते? कहले इनकी पत्ती से लाभ होगा, इसकी पत्ती से तुम्हें वो लाभ नहीं होगा। हमने आपको कैसे पता? कहने लगे नहीं, पेड़ बताता है। तो ये जो पेड़ बताता है ये कब बताता है? जब आप इतना संवेदनशील होते हैं कि आप उसकी बात को सुन पाते हैं, तब वो बताता है। ठीक है, यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। जी जी मेरा आपने एक प्रश्न है गुरुजी, यतिन जी पूछ लीजिए। जी धन्यवाद शिवाजी जी। आपने दूध पीने के लिए बताया, जैसे शहरों में तो थैली वाला दूध मिलता है, तो क्या वो भी पीना है या वो नहीं पीना है? नहीं, वो तो पीने की मैं सलाह नहीं देता। अगर गाय का उपलब्ध हो तो अच्छा है, और नहीं है तो फिर थैली का दूध पीने की राय नहीं देता। जी धन्यवाद। हाँ शिवाजी जी, आप क्या कह रहे थे? मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, आपने कहा कि आप अपने शरीर पर एक प्रयोग कर रहे हैं जिससे आपके बाल काले हो रहे हैं, आपकी स्किन टोन में फर्क पड़ रहा है, पसीने और बाकी चीजों में। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप इसमें कोई भी वहा पदार्थ नहीं ले रहे, आंवला शिका का, ये कुछ भी ना खाने में ना लगाने में। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, अगर जीवनी ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर को पोषण दे रही है जिस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं इसमें, तो वहा पदार्थों से जो हमें जीवनी शक्ति मिलती है, जीवनी शक्ति, उसकी क्या आवश्यकता पड़ती है अगर जीवनी ऊर्जा सब काम करने में समर्थ है? ये जानना है गुरुजी। आपने मेरे पुराने वक्तव्य पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पूर्व में ये बताया था कि सांसारिक क्रियाओं को करने के लिए जीवनी शक्ति, आहार पर आधारित व्यवस्था एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था को इतना अधिक महत्व देने लगते हैं कि मूल व्यवस्था से अलग हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, मैं ही जैसे चश्मा लगाता हूं, तो ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं, चश्मा नहीं दिया। चश्मा आंख के कमजोर होने पर विकल्प के तौर पर मैं लगा रहा हूं। तो अब क्या है कि लगाते लगाते, क्योंकि मैं 8 घंटे 9 घंटे पढ़ता हूं, तो मेरी आंखों ने उस तरह का अपना सेटअप बना लिया कि अब उसे बिना चश्मे के असुविधा होती। लेकिन जब शुरुआती दौर में, आज से 25 साल पहले जब मेरा चश्मा लगना शुरू हुआ था,
उस समय अगर मैं अपने चश्मे को न लगाकर अपनी आंख पर ध्यान दिया होता तो मुझे इस चश्मे की आज जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस समय कार्य की व्यस्तता, भागदौड़ आदि के कारण मैंने चश्मे को एक विकल्प के तौर पर आत्मसात कर लिया। लेकिन आज क्या स्थिति हुई कि आंख है लेकिन बिना चश्मे के बेकार। उसी तरह ईश्वर ने हमें जीवनी ऊर्जा दी है, ये जीवनी शक्ति है, विकल्प। लेकिन हम विकल्प का इतना ज्यादा प्रयोग करने के अभ्यस्त हो गए कि अब मूल जीवनी ऊर्जा के प्रयोग की तरफ विचार ही नहीं जाता। और हम लोग बचपन से ताकत, वीकनेस, पौष्टिक आहार और दूसरी चीजों के इतने ज्यादा वैज्ञानिक समीकरण में उलझ जाते हैं कि अब हम लोगों को उससे बाहर निकलने के लिए पूरी की पूरी संस्कार चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए पहले भी मैं इस बात को कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि 40 दिन के संस्कार चिकित्सा के द्वारा आप अपने जीवनी शक्ति, जो कि वैकल्पिक व्यवस्था है, उससे अलग हटकर जीवनी ऊर्जा पर आश्रित जीवन शैली को अगर जीना आरंभ कर देते हैं तो धीरे 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 आपको जीवनी शक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। जैसे जैन संतों को देखिए, वो लोग 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, वो भी कितना भोजन करते हैं जितना उनकी अंजलि में आता है, और उसी अंजलि के भोजन से उनका पूरा पोषण होता है और वो पूरा शारीरिक श्रम करते हैं, पैदल चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब करते हैं, कोई वीकनेस नहीं। कोई मैंने जैन संत ऐसा नहीं है कि वो शारीरिक कमजोरी से, हेमोग्लोबिन की कमी से या किसी और कारण से मर गया हो, कभी नहीं मरता। तो ये क्या है, वो अपने जीवनी ऊर्जा से काम करते। हम लोग अपनी जीवनी शक्ति से काम करते, जीवनी ऊर्जा का कंजम्पशन करते ही नहीं। साधना के क्षेत्र में आप उतरे हैं तो साधना में शरीर को थोड़ा सा साधिए, और जब शरीर को साधने लगेंगे तो जीवनी शक्ति धीरे 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 इसकी आवश्यकता कम होने लगेगी और जीवनी ऊर्जा से आपका पूरा का पूरा दैनिक जीवन चलने लगेगा। और वास्तव में ईश्वर ने ये दैनिक जीवन जीवनी ऊर्जा से चलाने के लिए ही दिया है, लेकिन हम लोग अनावश्यक रूप से जीवनी शक्ति का प्रयोग करके इस शरीर को चलाते हैं और हजार तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। समझ गए शिवाय जी? जी गुरु जी। जी, यहाँ आपने दो बातें कही, एक तो शरीर को साधना और एक आपने संस्कार चिकित्सा 40 दिन के लिए करने के लिए कही। हाँ, इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें प्लीज। देखिए, संस्कार चिकित्सा आपके पूर्व के संचित संस्कारों को सही दिशा देना है। जैसे कि हमारे संस्कार क्या है कि हमें मीठी चीज बहुत पसंद है, ये मेरे संस्कार। अब जैसे आप ही हैं, सुनिए भैया, लोग इस समय चले आते हैं,
तो मैं बात कर रहा था संस्कार चिकित्सा। जी। तो हमारे अपने इंद्रियों के रसास्वादन के कारण कुछ संस्कार विकसित हो जाते हैं। किसी को मीठा बहुत पसंद आने लगता है, किसी को तीखा बहुत पसंद आने लगता है, किसी को नमकीन चीजें बहुत पसंद आने लगती हैं, वगैरह वगैरह। और जब वह चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम उन्हें अपनी इंद्रियों से रोक नहीं पाते। उसका परिणाम क्या होता है कि शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों का सेवन करते चले जाते हैं, और परिणाम या तो बीमार रहने लगते हैं, या शरीर में अनावश्यक मोटापा बढ़ जाता है, या अनावश्यक रूप से शरीर में कोई ना कोई ऐसी चीज डेवलप होने लगती है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ चित्त दोनों को खराब कर देती है। वहां पर संस्कार को चिकित्सा करनी पड़ती है कि हमें चीजों को देखकर उनके प्रति आकर्षण डेवलप करने का जो मनोभाव है वो पैदा ही ना हो। जैसे आपने ही बताया कि पिज्जा देख करके आप अपने को रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? अपने संस्कारों के कारण। अब इस संस्कार की जब आप चिकित्सा करेंगे तो आपको वह पिज्जा होने के बाद भी मन में उसे लेने का कोई भाव पैदा नहीं होगा। ये संस्कार चिकित्सा। इसी तरह आहार के संदर्भ में है, इसी तरह विचार के संदर्भ में है, इसी तरह विहार के संदर्भ में है। हर जगह संस्कारों के अधीन होने पर व्यक्ति अनावश्यक ऐसी चीजों को करता रहता है जिनकी उसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वह संस्कारों के प्रभाव में उसको करता रहता है। ये हुआ संस्कार चिकित्सा। और दूसरा क्या विषय आपने उठाया था? दूसरा विषय बताइए। जी, शरीर को साधना। हाँ, शरीर को साधना एक दूसरा विषय। संस्कार में आहार, विहार, विचार, ये तीन चीजों पर चिंतन किया जाता है। शरीर को साधने में क्या है कि आप अपनी आदतों पर चिंतन करते हैं। आदतों से तात्पर्य क्या है? जैसे बहुत लोगों को होता है कि वो रात 2-2:30 बजे तक जगते हैं और सवेरे 11 बजे तक सोते रहते हैं। अगर आप साधना के क्षेत्र में नहीं है तो कैसे भी जीवन जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साधना की प्रथम शर्त ही यही है कि आपको प्रकृति के अनुकूल होना होगा। प्रकृति के अनुकूल कैसे होंगे? जैसे एक चिड़िया सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद अपने घोंसले के अंदर बैठ जाती है, मतलब अब उसके सोने का समय शुरू हो गया, और सुबह सूर्यास्त होने के पहले वह अपने घोंसले से मुंह निकाल करके चूचू चूचू बोलने लगती है, और सूर्य निकलते ही वह उड़ जाती है, मतलब अब उसके काम करने का समय शुरू हो गया। तो वो क्या है? वह प्रकृति के अनुकूल है। कोई चिड़िया आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो रात 2 बजे तक घूमती हो और दिन में 12 बजे तक सोती हो, लेकिन मनुष्य करता है। तो यह शरीर को प्रकृति के अनुकूल बनाना, ये दूसरी चिकित्सा है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि वो 2 बजे नहाते हैं, 3 बजे नहाते हैं, 5 बजे शाम को नहाते हैं। गलत है। आप जब सोते हैं तो आपके शरीर के अंदर तरह तरह के केमिकल फॉर्म होते हैं जो आपके बॉडी को रिपेयर करते हैं, और रिपेयर करने में बॉडी के अंदर न जाने कितने तरह के गलत रसायन बॉडी एक जगह स्टोर करती चली जाती है। और जब आप सोकर उठते हैं तो वो सबसे पहले उस गलत रसायन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको पेशाब लगती है, फिर आपको लैट्रिन लगती है, फिर आपको मुंह में कड़ुआपन आता है तो आप मंजन करते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, आंख धोते हैं, नाक धोते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारे शरीर के बहुत बड़े अंश में त्वचा के नीचे एक विशेष तरह का जहरीला रसायन रात की क्रियाओं के कारण छिपा रहता है। जब उस
शरीर के ऊपर ठंडा या गर्म पानी स्पर्श करता है तो वह रसायन बॉडी से रिलीज होता है। आप जब आपको जो रसायन सवेरे 8 बजे तक रिलीज हो जाना चाहिए बॉडी से, उस रसायन को आप दिन भर ढो रहे हैं, कब तक? शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे, तो क्या होगा? बॉडी में वह अपनी पॉकेट बनाने लगेगा, और जब वह अपनी पॉकेट बनाने लगेगा तो एक समय वो आएगा जब वह रिलीज होना बंद हो जाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगा और तरह तरह के त्वचा रोग आपको पैदा होने लगेंगे। अब देखिए, स्किन डिजीज 99% उन्हीं लोगों को होती है जो समय से स्नान नहीं करते। इसलिए व्यक्ति को सुबह उठकर 9 बजे के पहले मल मूत्र का त्याग कर देना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए, मंजन आदि कर लेना चाहिए, जिससे बॉडी ने रात भर में जितने भी नकारात्मक विजातीय तत्व संग्रहित किए हैं वो सब निकल जाए और स्वजातीय तत्वों के साथ वह अपने जीवन को जिए, जिससे जीवनी ऊर्जा का अपव्यय न हो। ठीक है जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी के मन में, कोई जिज्ञासा? आप लोग साधना अपनी करिए, ग्रुप एज इट इज चलता रहेगा। उस ग्रुप में आप लोग आपसी सहमति बना लीजिए शक्तिपात के लिए। जब आप लोग मानसिक और शारीरिक रूप से साधना के उपरांत शक्तिपात के लिए तैयार हो जाए, तब फिर मैं शक्तिपात के विशेष 3 सत्र लूंगा और उन 3 सत्रों के द्वारा आपके प्रथम सत्र में नाड़ी शोधन शक्तिपात के द्वारा करूंगा, दूसरे सत्र में ऊर्जा का संचरण करूंगा और तीसरे सत्र में आपकी जीवनी ऊर्जा को जागृत करूंगा। लेकिन यदि अभ्यास द्वारा आपने अपनी नाड़ी को इतना शुद्ध और साफ नहीं किया है और उसमें शक्तिपात का प्रवेश करा देंगे तो आपको ब्लड प्रेशर आदि की दिक्कत स्थायी रूप से हो सकती है। इसलिए थोड़ा इसमें गंभीरता से ध्यान दीजिए और जब आप लोग सहमत हो जाएं तो फिर शक्तिपात के लिए विशेष सत्र 3 अलग अलग मैं आयोजित करूंगा, जिस पर हम लोग ग्रुप के अंदर डिस्कशन करके चर्चा करते रहेंगे। और कोई विशेष बात हो तो बतलाइए। और साधना में कोई अवरोध हो किसी को तो वो बतलाइए, जिससे कि इस सत्र को यही मैं पूरा कर सकूं। बताइए विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे? ये गुरु जी, कर्ण साधना बचा हुआ था ना, 5वां साधना बताना था आपको, 4 आपने बताया था अभ्यास करने के लिए। कर्ण साधना पर चर्चा नहीं हुई थी क्या पिछली बार? नहीं, टाइम खत्म हो गया था गुरु जी, लंबा आपने बोला, बाद में बता दूंगा आपको। अच्छा, कोई बात नहीं। तो कर्ण साधना पर एक क्लास ले लेता हूँ। चर्चा हो गई थी शायद, लेकिन जो चर्चा हो, प्रायोगिक था वो प्रयोग बचा था जी। प्रयोग बता था, वही मुझे याद आ रहा कि चर्चा तो हुई थी, चर्चा हो गई थी, प्रयोग बचा हुआ था। तो प्रयोग मैंने आज बताया ना कि आप सुनिए, आवाज आए लेकिन ब्रेन उसको एक्सेप्ट ना करे, इसका अभ्यास करिए। आप लोग शक्तिपात की तैयारी करिए, शक्तिपात के लिए जब तैयार हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, 2 सूचना आप लोगों को देनी है। पहली तो ये कि जो लोग बेसिक ज्योतिष जानते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने चाहे हमारे यहाँ से अध्ययन किया हो या कहीं दूसरी जगह से अध्ययन किया हो, इससे विषय नहीं है। बेसिक ज्योतिष की समझ जिन लोगों को है, क्योंकि अब तंत्र के जब प्रयोगात्मक पहलू पर आएंगे तो उसमें बहुत सा पोर्शन ज्योतिष से रिलेटेड होगा। तो अब हम उस तरफ प्रवेश करने वाले हैं तंत्र की क्लासेस में। तो जिन्होंने सीधे तंत्र में प्रवेश लिया है और ज्योतिष के बेसिक कोर्स की जानकारी जिनको नहीं है, या जिन्होंने बेसिक अध्ययन ज्योतिष का किया ही नहीं है,
तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो लोग ज्योतिष के बेसिक जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, मुझसे कर ले, यूट्यूब से कर ले, किताबों से कर लें, या मैं अभी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ अगले हफ्ते से ज्योतिष के, उसमें कर लें। लेकिन वो कर ले, उससे उन्हें तंत्र की क्रियाओं को समझने में सहायता मिलेगी। और दूसरी सूचना ये है कि ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग के 3 जो शक्तिपात के सत्र हैं, ये सत्र आप लोगों की आपसी सहमति पर लूंगा, और जब भी लूंगा रविवार ही लूंगा। ठीक है, ये 2 सूचना आप लोगों को देनी थी। जी, यहाँ एक निवेदन है कि जैसे हम लोग जो साथी हैं 20-22 लोग, सब अभी अलग अलग स्थिति में हैं साधना की। तो हाँ। कुछ लोग तो हो सकता है ये 2-3 महीने का समय लगे, और कुछ लोग ऐसा है शायद अभी, जैसे शिवाय भाई साहब हैं या बलजीत जी हैं, तो हो सकता है वो अभी से तैयार हों। तो क्या हम ऐसा करें कि एक छोटे-छोटे ग्रुप बना लें कि भाई 3-4 लोग एक लेवल पे हो गए? ये आप लोग अपने व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें डिस्कशन करके बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं हर तरह से आपके साथ एडजस्ट करने को तैयार हूं। आप लोग अपने अपने चीजों में अपने अपने तरीके से समूह बना लीजिए, या अपने जिन साथियों को प्रॉब्लम है आप लोग डिस्कशन करके उनको सपोर्ट करके जल्दी से आगे बढ़ाइए, जिससे कि सब लोग आगे बढ़े, आगे क्रियाएं की जाएं। क्योंकि शक्तिपात तभी लीजिएगा, ये बार बार मैं कह रहा हूं, जब आप पूरी तरह से तैयार हों। अगर आप तैयार नहीं हैं और शक्तिपात की ऊर्जा का संचरण अगर कर दिया गया, तो इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। इसमें मेरा कोई बहुत रोल नहीं है। जी, और जैसे तैयार होने से मतलब है कि क्या वो मानसिक रूप से तैयारी, या हमें कुछ संकेत भी मिलेंगे कि हम साधना के क्षेत्र में इस लेवल तक पहुंच गए? आपको जब अपने क्रियाओं को करते करते उसमें अभ्यास हो और आनंद आने लगे, तो मतलब ये मानिए कि अब आप तैयार हैं। अगर अवरोध आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी पूरी नहीं है। जी, वो एक लड़का जुड़ता है वहां से, हीरे सोमनाथ। नहीं, हीरे वाली फैक्ट्री में काम करता है बेंगलोर में। जी, मैं गुरुजी दामोदर जी। तो दामोदर जी को इसके लिए लगा देते, क्योंकि दामोदर जी साधना वगैरह करते रहते हैं। तो दामोदर जी के साथ डिस्कशन करके आप लोग ये देख लीजिए। दामोदर जी गुरुजी, तुम लोगों को डिस्कशन करके देख लेना कि कौन कौन लोग शक्तिपात के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनके ग्रुप बना लेना फिर। ठीक है जी। और व्हाट्सएप पर जो ब्रह्मास्मि क्रिया योग का ग्रुप है उस पर लोग आपसे संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे। तो लोगों की बातचीत सुनने के बाद आप जब पाते हो कि किस व्यक्ति को शक्तिपात के लिए तैयार कर लिया है किसने अपने आप को, उसको आप एक अलग ग्रुप बना लेना। फिर संपर्क में मैं भी रहूंगा, तो फिर छोटे छोटे ग्रुपों में शक्तिपात करवा दिया जाएगा। जी गुरुजी, जी गुरुजी। गुरुजी ये जानना था, अश्वगंधा कैसे लेना है, सुबह शाम दोनों की केवल सुबह? क्या चीज? अश्वगंधा गुरुजी। शाम को सोते वक्त गाय के दूध के साथ आधा। जी जी। गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं कानपुर से। बोलिए। एक चीज पूछनी थी गुरुजी कि नासिका त्राटक जब हम साधना करते हैं तो उसमें अभी हमें टाइम लगता है और अभी कोई अनुभूति नहीं हो रही है उसमें गुरुजी, तो अभी उसी को कंटिन्यू रखें? नहीं, जब तक अनुभूति होने ना लगे तब तक ये है कि आपकी चीजें हो नहीं रही, क्योंकि फिजिकल अभ्यास तो 2 बार 3 बार कर लीजिए, हो जाएगा जी। लेकिन जब तक अनुभूति के परिणाम नहीं आ रहे हैं तब तक उस अभ्यास को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और गुरुजी ऐसा लगता है कि जैसे जीभ में पूरा जमा हुआ है और नाक में भी कुछ ऐसा लगता है कि पूरा सुगंध नहीं आ रही है, तो क्या पेट खराब है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, पेट साफ करें। आपकी नाड़ियां ब्लॉक हैं और नाड़ियां ब्लॉक होने की वजह से इस तरह की दिक्कत आ रही है। आप 5 दिन अनाज त्याग दीजिए, ऐसी चीजों का सेवन करिए जो अग्नि पर बिना चढ़ाए खाई जाती हैं, और साथ में दूध का नियमित सेवन करिए, क्योंकि अब जाड़ा है, मट्ठे का सेवन की सलाह मैं नहीं दूंगा।
जी आप उसका सेवन करिए तो आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा और नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेट है वो खुलने लगेंगी, और जब तक नाड़ियों के ब्लॉकेट नहीं खुलेंगे तब तक आपको अनुभूति भी नहीं होगी। जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। और कोई जानकारी कोई साथी चाहता है? जी यतिन बोल रहा हूँ। जैसे हम काफी गुरुजी राकेश साथी। बात कर रहा हूँ, राकेश भारद्वाज। राकेश जी बोलिए। जी मैं हाँ कंटिन्यू गुरुजी, करता हूँ। मुझे बोलिए राकेश जी, आप रुक क्यों जाते हैं बार बार, समय बर्बाद होता है ना। जी गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था गुरुजी, जैसे अभी मैं चारों क्रियाएं करता हूँ तो उसमें समय बहुत जाता है, तो क्या उसको ब्रेक करके जैसे 2 क्रियाएं सुबह कर लूँ और 2 दोपहर या शाम ऐसे बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं, या बिल्कुल। कुछ मतलब टाइम पीरियड? नहीं नहीं, बिल्कुल 2 क्रिया सुबह जी करिए, 2 गुरुजी, शाम को। धन्यवाद। हाँ बोलिए यति जी। जी जैसे जी आपने बताया कि 25 साल पहले जब आपने चश्मा शुरू किया था तो उस अभी डिपेंडेंसी हो गई है। हम में से काफ़ी साथी इस समय 30, 35, 40 की रेंज में है जिस समय आईसाइट वीक होती है। मेरी खुद की पिछले 2-3 महीनों से आईसाइट वीक हो रही है। तो क्या आप ये सलाह देते हैं कि अभी हमें जो हम साधना के क्षेत्र में हैं हम चश्मे के ऊपर डिपेंडेंसी ना शुरू करें आप ताकि हम काली मिर्च, 4 काली मिर्च का दाना, 2 बादाम, आप 2 बादाम रात में पानी में डाल दीजिए, सवेरे उसको निकाल करके उसे पीस लीजिए, और पीसने के बाद 4 काली मिर्च के दाने डाल करके, मतलब उसका पाउडर बना करके, और उसको देसी घी एक कटोरे में उसमें लीजिए, चमचे में, और उसमें उसको छोंक दीजिए, और जैसे तड़का लगाया जाता है उस तरह का जब गर्म हो जाए, वो जले नहीं, गर्म हो जाए, तो उसको 1 कप दूध में डालकर पीना शुरू कर दीजिए। अगर शुरुआती दौर है तो आपका 10 से 12 दिन के अंदर चश्मे की शिकायत खत्म हो जाएगी। जी धन्यवाद। ये बादाम का छिलका उतारना है जी हाँ, भिगोने के बाद? छिलका उतार जी। जी धन्यवाद। ये आंखें कमजोर इसलिए होती हैं कि हमारे ये जो बगल का हिस्सा होता है, इसके अंदर सिर के बाल से भी पतली नसें होती हैं, और उन पतली नसों के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे खाने पीने की अनियमितता के कारण ब्लड धीरे 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 थिक होने लगता है, मोटा होने लगता है, और जब ब्लड धीरे धीरे थिक होने लगता है तो उन बालों से भी पतली नसों के अंदर ब्लड का संचरण कम हो जाता है, और ब्लड का संचरण कम हो जाता है तो आंख पर उसका असर होने लगता है। इसमें चिरायता का मदर टिंचर बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप लोग चिरायता का मदर टिंचर होम्योपैथी में ले लें और उसकी 40 बूंद 1 गिलास पानी में डालकर खाली पेट लेना शुरू कर दें, तो उससे भी आंख में चश्मे पर बड़ा फर्क आ जाता है। जी धन्यवाद। तो हाँ, क्योंकि चिरायता ब्लड को प्योरीफाई करता है। और बताइए। गुरुजी योगेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। गुरुजी, ज्योतिष की पूरी क्लासेस करना जरूरी है क्या, क्योंकि तंत्र के लिए, क्योंकि समय की बात है कि समय बहुत ज्यादा लग जाए। नहीं है, पूरी जरूरी नहीं है। उसमें ग्रह गोचर चरण और लग्न निर्धारण ये आवश्यक है, और जो उसकी उत्पत्ति है, फिर कैसे विकास हुआ, कैसे पॉपुलर हुआ, क्या क्या उसमें सुधार हुए, सब की कोई जरूरत नहीं है। तो गुरुजी कोई सोर्स बता सकते हैं जहाँ से बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग जाए, क्योंकि पूरा कोर्स करने में टाइम अभी नहीं लगा पाएंगे। हमारे यहाँ ज्योतिष का सत्र अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते से, तो इसमें टोटल 25 क्लासेस होंगे। तो अगर आप चाहें तो ले लीजिए, हमारे यहाँ 1.5 से 2 महीने के अंदर इसे कंप्लीट कर देंगे। और नहीं तो एक पंडित राजेश दीक्षित, रिटायर्ड IAS अधिकारी है, उनकी पुस्तक है भारतीय फलित ज्योतिष, आप उसको ले लीजिए, उसका अध्ययन कर लीजिए, उसमें काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। जी गुरुजी, धन्यवाद। दोनों विकल्प है आपके पास। और कोई विषय किसी का छूट रहा हो? नमस्कार गुरुजी, अविनाश बोल रहा हूँ बेंगलोर से। बोलिए।
मैं किसी को अगर किसी का रुद्र ग्रंथि देखने से मेरा रुद्र ग्रंथि थोड़ा ये होता है, थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वो क्यों होता है गुरुजी? आप जब किसी दूसरे की रुद्र ग्रंथि देखते हैं तो आपके अपने रुद्र ग्रंथि पर वाइब्रेशन होता है, ये आपका कहना है। हेलो। हाँ गुरुजी। तो किसी विशेष व्यक्ति की रुद्र ग्रंथि देखने पर हो रहा है या किसी भी व्यक्ति की रुद्र ग्रंथि देखने पर हो रहा है? वो किसी, मैं ऑफिस में रहता हूँ और किसी को भी ऐसा देखने से ऐसा होता है गुरुजी। अच्छा, तो आप अपनी रुद्रा ग्रंथि पर टीका लगाना शुरू करिए, क्योंकि आपके यहाँ पर टीका आप नहीं लगाते हैं, इस वजह से दूसरे की रुद्र ग्रंथि का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, तो वह आपके टीका लगाने से ठीक हो जाएगा। इसीलिए पहले के समय में यहाँ भस्म का टीका लगाने का विधान था, लेकिन अब हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। अभी शुरुआती दौर है, क्योंकि रुद्र ग्रंथि अभी नई नई एक्टिव हुई है, इसलिए आपको टीका लगाना चाहिए। जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर टीके की जरूरत नहीं रहेगी। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो लोग दामोदर जी से संपर्क करेंगे। दामोदर जी संपर्क करने के बाद शक्तिपात के लिए जब समूह बना लेंगे तो फिर हम लोग शक्तिपात के विशेष सत्र लेंगे, जिस सत्र के तहत आप लोगों को शक्तिपात के द्वारा जीवनी ऊर्जा के संचरण करने की विधि और प्रक्रिया बताई जाएगी। आगे आप लोग इसको जारी रखिए। आप लोगों के जीवन में बहुत से कार्य आपके विचार मात्र से होने शुरू हो जाएंगे। यही ब्रह्मास्मि क्रिया योग का लाभ है। ठीक है, तो और कोई विशेष बात ना हो तो कोर्स आज पूरा करते हैं, और बाकी मंगलवार से संभवतः ज्योतिष का बेसिक कोर्स मैं शुरू करूंगा परसों से। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मैं दामोदर बोल रहा हूँ गुरुजी। बताइए। गुरुजी मैं स्वयं में ही 1 महीने का समय और लेना चाह रहा हूँ, सही आपका शक्तिपात की। कोई बात नहीं, हम तो सदैव तैयार हैं। आप लोग अभ्यास करके अपने को मजबूत करिए, जिससे कि आप लोग वो उदाहरण बन सकें कि हम किसी से कह सकें कि देखिए आप फला व्यक्ति से बात करिए, इसने मेरे यहाँ से ब्रह्मास्मि सीखा था और क्या इसके अंदर लाभ हुआ, क्या परिवर्तन आया, ये खुद बताएंगे। ये मैं चाहता हूँ। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है, तो अब हम लोग जो तंत्र के लोग हैं उनसे शनिवार को मेरी भेंट होगी, और जो ज्योतिष के बेसिक क्लास लेने वाले लोग हैं उनसे मेरी मंगलवार को भेंट होगी। विश्व सत्ता के क्लासेस किस दिन लिए जाए? बृहस्पतिवार सूट करेगा आप लोगों को? जी गुरुजी। जी गुरुजी। विवेक। जी गुरुजी। जी गुरुजी। विवेक। जी गुरुजी। बृहस्पतिवार को विश्व सत्ता के क्लासेस लिए जाए, सूट करेगा आपको? जी मेरे लिए ठीक है गुरुजी। ठीक है, चलिए, तो अभी जैसा भी होगा मैं निर्धारित करके आप लोगों को बताऊंगा। सभी गुरुजी एक थोड़ा सा है, बताइए। ये जो ज्योतिषी वाला कोर्स कर रहे हैं, ये सप्ताह में 2 दिन अगर आप कर रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग तंत्र में थोड़ा हेल्प होगा। भाई देखिए, मेरे यहाँ कोर्ट हो गई है बंद। जी मैं एकदम खाली इंसान हूँ। आप हफ्ते में 5 दिन कहिए, मैं 5 दिन पढ़ा दूंगा। टोटल 25 क्लासेस मुझे लेनी है। आप लोग जितना जल्दी इसको कर लेंगे उतना जल्दी हमारे लिए भी सुविधा रहेगी, आपके लिए भी रहेगी। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो मैं तीव्रता से 2 क्लास 3 क्लास करके इसको जल्दी भी कर सकता हूँ। जी अभी यहाँ भी मतलब ये सारी छुट्टियां ही आ रही हैं। हाँ, वही विंटर वैकेशन पूरा आ रहा है ना, तो मैं यही सोच रहा था कि इस विंटर वैकेशन का सदुपयोग हो जाता, 10-12 दिन के अंदर काफी काम निपटा लिया जाता तो अच्छा रहता। हमारे यहाँ 5 जनवरी तक अभी सब कुछ बंद है, तो इस 5 जनवरी तक जो अभी ये छुट्टी हुई है, इस 15 दिन 18 दिन में काफी चीजें हम लोग अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। जी, तंत्र की क्लास भी कर सकते हैं फ्राइडे को, 24 तारीख को। उस दिन यूएस में छुट्टी, फ्राइडे क्रिसमस ईव होगी। तो जो मेरे साथी हैं उनसे मैंने बात की। आपके वो जो बैंक के मैनेजर साहब हैं,
जो हाँ आपके जी साथी हैं हाँ उनसे जी बात विपिन कर लीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि सैटरडे ही उन्हें सूट करता है। अगर उन्हें 24 तारीख सूट करेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी मैंने बात की है, वो क्रिसमस ईव है 24 तारीख, तो उसकी शायद इवनिंग मीटिंग्स नहीं होंगी, तो हम कर सकते हाँ हैं जी। ठीक है, तो फिर तंत्र के 2 क्लास ले लेंगे फटाफट। हाँ जी, इनफैक्ट सबको 3 हो सकते हैं, फ्राइडे को, हाँ सैटरडे को और संडे को भी, क्योंकि अब संडे को ब्रह्माष्टमी नहीं होगा, हाँ, तो संडे 3 को क्लास। प्रभास में नहीं होना, 3 क्लास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए सब कुछ आप लोगों को ही निर्धारित करना है, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं उस हिसाब से चल पड़ूंगा। 20 दिन का समय है, 20 दिन के समय का मैक्सिमम सदुपयोग अपनी पूरी टीम जो कर सकती है वो कर ले, ये मेरी इच्छा है। और फिर इसके बाद जनवरी से जब रूटीन जीवन शैली शुरू हो जाएगी तो हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आप लोग एक मत होकर के निर्णय ले लीजिए। तो और कोई विशेष बात? चलिए गुरुजी एक बताना था, अनुभव बताना था। बताइए दामोदर जी। गुरुजी कुछ मतलब कुछ वर्षों से पहले, मतलब 7-8 वर्षों से जो लोग कुछ कुछ गलत धारणा की वजह से छोड़ के गए थे, वो सभी अचानक से एक साथ, मतलब 5-6 लोग एक साथ अभी प्रायश्चित के भाव से आके फोन करके रो के गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे, जबकि मैंने कुछ ऐसा कुछ विचार भी नहीं किया, ना कामना किया। तो ये मतलब अनुभव में आ रहा है अभी ऐसे। ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग की ऊर्जा का चमत्कार है। यही मैं कह रहा हूं कि जिस समय ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना की ऊर्जा आपके औरे के साथ विकसित हो जाएगी तो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि इस विज्ञान को समझकर व्यवहारिक रूप से करते रहिए, जिससे बहुत सी चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। आप बहुत अनुभव की जो बात बता रहे हैं, मैं महसूस मैंने भी किया था जब मैंने शुरुआती दौर में ये साधना की थी कि ऐसा होता है। जी धन्यवाद। गुरुजी इसी तरह का अनुभव मेरा भी है कि जो पहले हमसे बहुत वो लड़ते झगड़ते थे, अब बिल्कुल शांत रहते हैं। ऐसा अनुभव है गुरुजी मेरा भी। सुशील जी आप भी अपना कुछ अनुभव बताइए, आप सुबह बता रहे थे। लगता जुड़े नहीं, जुड़े हुए हैं, ये दिख रहे हैं सामने। कोई बात नहीं। आज ये बता रहे थे, कह रहे थे कि जहाँ पर मैं काम वाम करता हूँ वहाँ पर मतलब कि काफी चीजें एकदम मेरे अनुकूल हो गई हैं और काफी लोग मेरे अनुकूल चलने लगे हैं। चलिए अच्छा है, सबके साथ अच्छा हो, शुभ हो। एक विचार था जी कि जैसे अभी आप हमको ये ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम एक सेकंड लेयर की तरह से तैयार हो जाएं 8-10 लोग, जो कि हम आगे एक आगे नेक्स्ट लेयर को तैयार कर सकें, उनका कल्याण कर सकें, ऐसे करके एक चेन। यही उद्देश्य यही है और इसीलिए मैं 10 लोगों की टीम बनाना चाहता था अलग अलग क्षेत्र में। जैसे 10 लोग हों तंत्र के क्षेत्र में कार्य करें, 10 लोग हैं ब्रह्मास्मि के क्षेत्र में काम करें, 10 लोग हैं ज्योतिष के क्षेत्र में काम करें। तो ऐसे 10-10 लोगों की एक टीम बना दी जाए, जो लोग अपने साथ में 10-10 लोगों को जोड़ना शुरू करें, तो उससे 500-700 लोगों की टीम पूरे पृथ्वी पर काम करना शुरू कर देगी। तो धीरे धीरे ये मनुष्य के लिए बहुत कल्याणप्रद हो जाएगा, मनुष्य का कल्याण होगा, मानवता का कल्याण होगा। इसलिए ऐसा कुछ टीम बनाकर आप लोग काम करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरी भी इच्छा यही है कि 10-10 लोगों का समूह अलग अलग सेक्टर में इसमें काम करना शुरू कर दें। जी, हम लोग आपस में सलाह करके और जिसमें जिसकी सुविधा या जिसमें इसका इंटरेस्ट है, जिसमें सुविधा हो वो अपने 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 क्षेत्र में, और ज्यादा बड़ा समूह ना बनाए, एक आदमी 10-10 लोगों को गाइड करना शुरू कर दे। धीरे 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 पूरा सामाजिक संरचना बदलने लगेगी, चीजें बदलने लगेंगी। आप लोग ऐसा करिए, अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। तो सभी साथियों को धन्यवाद आज के सत्र के लिए। मंगलवार को ज्योतिष का बेसिक सत्र लूंगा और विश्व सत्ता का सत्र बृहस्पतिवार को लूंगा। बाकी शनिवार, इतवार और सोमवार को देखूंगा तो जो तंत्र के 3 सत्र ले लूंगा। ठीक है जी धन्यवाद। जी गुरुजी।
धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। बता तो रहा हूँ, हमारी स्टार्टिंग है, सुन लिए तो उसमें आचरण देखो, मतलब बता रहा हूँ मैं कि ये जो चीजें हैं